हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अहान ने महक को अशोक से बचा लिया था। महक देख रही थी कि अहान की आंखों में उसके लिए परवाह थी, मगर वहां रहकर उसे बहुत खतरा भी था। अगले दिन रागिनी ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो पैसे लेकर वहां से नहीं चली गई तो वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी। फ़ोन काट कर रागिनी ने महक को 3 टिकट्स भेजी। महक टिकट्स देखकर चौंक गई और सोच में पड़ गई कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी रागिनी ने फिर से उसे फ़ोन किया। महक ने फ़ोन उठाकर कहा, देखो रागिनी, मेरी बात सुनो। रागिनी ने उसे धमकाते हुए जवाब दिया, देखो महक, बहुत हो गया। मैं तुम्हें प्यार से बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात समझने के लिए मान ही नहीं रही हो। मैं अहान से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कभी हम दोनों के बीच किसी को नहीं आने दूंगी। तुम्हें पता है ना, मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हारे बच्चे को किडनैप करने में, और तब अहान भी शायद कुछ ना कर पाए, क्योंकि तुम्हारे और मुझ में से वो हमेशा मुझे ही चुनेगा। इसलिए चुपचाप अपने बच्चों को पालने के लिए पैसे लो और यहाँ से हमेशा के लिए चली जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हें पैसों से भी हाथ गंवाना पड़े और बच्चों से भी। ये कहकर रागिनी ने महक के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और फ़ोन रख दिया। महक बहुत घबरा गई थी। वो पहले से ही इस बात से परेशान थी कि वहाँ पर उसे काफ़ी खतरा है और उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही उसके पास बच्चों को पालने के लिए कोई नौकरी का इंतज़ाम। ऊपर से ये रोज़ रोज़ के तमाशे। आर्यन भी अपने काम से शहर के बाहर गया हुआ था। ऐसे में महक पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। महक जानती थी कि रागिनी और अहान मंगेतर हैं। हो सकता है अहान रागिनी के सामने उसकी बात ना सुने और उनकी शादी के बाद उसे कभी ना कभी तो अहान से दूर होना ही पड़ता। पर अहान कभी अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं होने देता, और अगर अहान ने अपनी जिद के चलते बच्चों को उसके साथ नहीं जाने दिया तो क्या उसके बच्चे उसकी और रागिनी की शादी के बाद सेफ रह पाएंगे। ऐसे में महक के लिए बहुत ज़रूरी था अपने बच्चों की सुरक्षा करना। रागिनी की बात से घबराकर आखिरकार महक ने वहां से जाने का फैसला लिया। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि अहान रात को देर से लौटने वाला है। इसलिए उसने खाना खाने के बाद दोनों बच्चों से कहा, चलो हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। व्योम ने खुशी खुशी जवाब दिया, हम कहाँ जा रहे हैं मम्मी? और पापा कहाँ हैं? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? क्या वो हमारे साथ घूमने नहीं चलेंगे? महक ने कहा, बस पापा के पास ही जा रहे हैं बेटा, चलो। ये कहकर महक ने वियान के कंधे पर बैग टांग दिया, जिसमें उनके पासपोर्ट्स और सारे डॉक्यूमेंट्स थे। वो डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों में रखकर वहाँ से नहीं निकलना चाहती थी। उसे डर था कि अगर अहान के घर में किसी नौकर ने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बाहर जाते हुए देख लिया तो उसे बता देंगे। अहान के रहते वो कभी बच्चों के साथ वहाँ से नहीं जा सकती थी। महक को घर से बाहर जाते देख ड्राइवर ने कहा, मैडम आप कहाँ जा रही हैं? आप मुझे बताइए, मैं आपको ले चलता हूँ। महक ने जवाब दिया, जी नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, थैंक यू सो मच। ये कहकर महक थोड़ी दूर बच्चों के साथ पैदल गई और वहां जाकर उसने कैब बुला ली। रास्ते में व्योम ने पूछा, मम्मी हमने बैग में पासपोर्ट क्यों लिया है? क्या हम लोग ट्रिप पर घूमने जा रहे हैं? और पापा कहाँ हैं? क्या वो भी हमारे साथ आएंगे? महक ने जवाब दिया, हाँ आएंगे। तभी वियान ने चौंक कर पूछा, क्या सच में पापा हमारे साथ आने वाले हैं? वियान के एक्सप्रेशंस देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने अपनी माँ का झूठ पकड़ लिया है। महक ने जवाब दिया, हाँ, अब क्या तुम्हें लिख कर दूं? चुपचाप बैठो दोनों। इसके बाद महक ने दोनों बच्चों के हर सवाल को नज़रअंदाज किया। वो बहुत परेशान थी और उसके मन में बहुत सी भावनाएं चल रही थी। थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो रागिनी का मैसेज था, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि महक को एयरपोर्ट पर जाकर किससे पैसे लेने हैं। महक ने बहुत ही मुश्किल से खुद के मन को मनाया था वहाँ से जाने के लिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहकर वहाँ रुके। उसके बच्चों की जान खतरे में थी और वहाँ रहकर अपने बच्चों को पालने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। एक तरफ अहान था जो सिर्फ बच्चों को अपने साथ रखना चाहता था, और दूसरी तरफ रागिनी थी जो बच्चों को नुकसान पहुँचाने की धमकी दे रही थी। आज एक बार फिर महक हमेशा के लिए अपने अहान से दूर जाने वाली थी और उसके बाद शायद वो उसके पास कभी वापस नहीं लौटती। ये सब सोचते हुए ही वो एयरपोर्ट पर पहुंची। उसने रागिनी के भेजे हुए आदमी से बैंक अकाउंट डिटेल्स ली और कार्ड लिया, जिसमें 10 करोड़ रुपए थे, और बच्चों के साथ चेक इन करके वेटिंग रूम में जाकर बैठ गई। व्योम दिन भर से थका हुआ था, इसलिए उसने एक लंबी सी उबासी ली और कहा, मम्मी पापा अभी तक क्यों नहीं आए हैं? 1 घंटे में तो हमारी फ़्लाइट है।
महक ने उसे सुलाते हुए कहा, आ जाएंगे। इसके बाद वियान ने धीरे से पूछा, मम्मी क्या हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं? क्या हम पापा से कभी नहीं मिलेंगे अब? महक ने वियान की बात को नकारते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं भागूंगी क्यों? मैं क्या किसी से डरती हूँ? तुम लोग मेरे बच्चे हो, मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है। तभी वियान ने चिढ़कर अपनी मम्मी से कहा, मम्मी अगर आपको पापा नहीं पसंद है तो भी कम से कम यहाँ से जाने से पहले आपको उनको ढंग से एक बार बाय तो बोलना चाहिए था। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं सब समझता हूँ कि आप क्या कर रही हैं। महक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया और उनकी फ़्लाइट का टाइम हो गया। महक बहुत ही निराशा से दोनों बच्चों को लेकर फ़्लाइट में जाने लगी। इस वक्त व्योम गहरी नींद में सो रहा था। महक ने सोचा कि यही अच्छा है, क्योंकि अगर वो नींद से जाग गया तो फिर से अपने पापा के बारे में पूछने लग जाएगा। फ़्लाइट के अंदर पहुंचते ही महक जब अपनी सीट पर बैठने लगी तो पास वाली सीट पर बैठे हुए आदमी को देखकर हैरान रह गई। उसने चौंक कर कहा, आप? फ़्लाइट में यहान को बैठे देख महक बहुत हैरान थी। तब यहान ने जवाब दिया, कहाँ जाना चाह रही हो? मेरे बच्चों को मुझसे दूर लेकर? ये कहता हुआ हान बहुत ही आराम से बैठकर ड्रिंक पी रहा था। महक ने पूरी फ्लाइट में आसपास देखा तो वहाँ उसमें उन चारों के अलावा कोई और पैसेंजर था ही नहीं। लेकिन हान को कैसे पता चला कि वो बच्चों के साथ यहाँ है? ये टिकट्स तो उसने रागिनी ने भेजी थी, जो बहुत ही शिद्दत से अहान से शादी करना चाहती है, तो वो तो उसे धोखा नहीं देगी। तो फिर अहान को ये सब किसने बताया? तो क्या इसका मतलब अहान उसका पीछा कर रहा था? क्या उसने इसके लोकेशन ट्रेस की थी? अहान ने एक बार फिर उससे पूछा, बताओ तो सही मुझे, कहाँ भागना चाह रही थी तुम? अहान के सवाल से वो बहुत घबरा गई। अगर वो अकेली जा रही होती तो शायद उसे इतना फर्क भी नहीं पड़ता, मगर वो उनके बेटों को अपने साथ लेकर जा रही थी। अब महक को डर लगने लगा था। पता नहीं अहान गुस्से में क्या करने वाला था। इतने में ही व्योम की नींद खुली। अहान को सामने देखकर उसने खुशी से कहा, पापा आ गए। पापा, मैं कब से आपका वेट कर रहा था। नींद से जागते ही जब व्योम ने अपने प्यारे पापा को अपने सामने देखा तो खुशी से उछल पड़ा और बोला, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। अहान ने जवाब दिया, बिल्कुल खाएंगे, घर चल के सब खाएंगे। अहान ने बहुत ही गुस्से से महक को देखा और कहा, अब घर चलें? महक ने आगे कुछ जवाब नहीं दिया और वियान का हाथ पकड़कर वह चुपचाप अहान के पीछे पीछे घर चली गई। घर पहुंचते ही अहान ने सबसे पहले व्योम के लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मंगाने के लिए कहा। आइसक्रीम देखते ही व्योम बहुत खुश हो गया और उसे खाने में मगन हो गया। वियान और महक हैरानी से व्योम को देख रहे थे। वाकई में उसे खाना इतना पसंद था कि इसके अलावा तो वो कुछ सोचता ही नहीं था, और खाने के बाद उसे सबसे ज़्यादा पसंद थे अपने पापा। तभी शीला आंटी ने आकर वियान से कहा, बेटा वियान, लाओ अपना बैग दे दो। उस बैग में वियान, व्योम और महक के पासपोर्ट्स और बाकी के डॉक्यूमेंट्स थे। वियान उसे इतनी आसानी से किसी को नहीं देना चाहता था। उसने वो बैग धीरे धीरे उतारा और अपनी मम्मी के हाथ में ही दे दिया। महक और वियान दोनों सर झुकाकर, नज़रें झुकाकर अहान के सामने खड़े थे, जहां वो बड़े ही प्यार से व्योम को अपनी गोद में बिठाकर आइसक्रीम खिला रहा था। महक देख रही थी कि व्योम को अपनी तरफ करने के लिए किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो सिर्फ अच्छा खाना खिला दो, वो पूरी तरह से तुम्हारा हो जाएगा। वियान को भूख लग रही थी, अगर उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ भी खाने की। वो जानता था कि अहान समझ गया है महक क्या करने वाली थी और वो बहुत नाराज़ है। तभी अहान ने कहा, चलो डिनर करते हैं। डिनर टेबल पर भी वियान और महक कुछ खा नहीं रहे थे तो अहान ने ताना मारते हुए कहा, चिंता मत करो, जहर नहीं है खाने में, बैठो और खाना खाओ। वियान और महक समझ गए थे कि अहान इस वक्त बहुत चिढ़ा हुआ है और इस समय उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। उन दोनों ने चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना खाना खाया। तभी वियान ने धीरे से कहा, मम्मी आपको पापा से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उनसे शादी करनी चाहिए। आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि हमारा भी एक हैप्पी फैमिली हो। महक हैरानी से वियान की बातों को सुन रही थी। 1 घंटे तक अहान के ताने और गुस्से को झेलने के बाद आखिरकार महक अपने कमरे में गई। अभी भी वो बस कपड़े बदल कर आई थी कि कमरे में उसके सामने अहान था। उसकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अहान का सामना करने की। आज उसे पहली बार अहान से डर लग रहा था, क्योंकि उसने उसे बगैर बताए इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की थी। महक चुपचाप आई और बेड पर सोने लगी, लेकिन हर रात की तरह अहान उससे दूर नहीं गया, बल्कि उसके पास ही जाकर लेट गया। उसने महक को खींचकर अपने पास कर लिया और उसे किस करने लगा। महक खुद को अहान से दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा,
अहान, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ दूर हटिए मुझसे। दूर जाने की कोशिश तो तुम कर रही थी मुझसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाने की? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? ये कहकर अहान उसके एकदम नज़दीक आ गया था। महक ने भी नाराज़ होकर उसे जवाब दिया, आपके बच्चे तो अभी आपके सामने आए हैं। कितने सालों तक वो मेरे ही बच्चे थे ना। अगर मैं अपने बच्चों को अपने साथ ले जा रही थी तो इसमें क्या परेशानी थी? अहान ने गुस्से से कहा, अभी तक मुझे पता नहीं था कि बच्चे मेरे हैं, लेकिन अब मैं सच जानता हूँ। और अहान, राजदादा के बच्चों को तुम मुझसे दूर नहीं कर सकती। ये कहकर वो महक के और करीब आने लगा। उसे दूर करने के लिए महक ने कहा, प्लीज़ अहान, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, दूर हो जाइए। सोचिए, अगर रागिनी को इस बारे में पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। वो अभी भी आपकी मंगेतर है और आप मेरी मर्जी के बगैर तो इस तरह मेरे करीब नहीं आ सकते ना। महक जानती थी कि कुछ भी हो जाए, अहान कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता और ना ही वो किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसके करीब जाएगा। महक के साथ कोई भी रिश्ता बनाने से पहले अहान के लिए ज़रूरी था कि वो रागिनी से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करे। जब महक ने उसे रागिनी के साथ वफादारी का वास्ता दिया तो अहान उससे दूर हो गया। महक ने राहत की सांस ली और अहान गुस्से में वहाँ से चला गया। महक ने मौका देखकर रागिनी को फ़ोन किया और उसे उसके पैसे वापस कर दिए। अगली सुबह अहान ने महक से कहा, किसी को कहना मत कल रात जो कुछ भी हुआ। महक ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। वो देख रही थी कि किस तरह अहान एक ही बार में अपनी वफादारी के चलते उससे दूर हो गया था। इस वक्त अहान अपना काम कर रहा था। ऑफिस का काम करते वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत ही सीरियस लुक होता था, जिसके कारण वो महक को बहुत अच्छा लग रहा था। अभी महक उसकी खूबसूरती निहार ही रही थी कि तभी अहान ने उससे पूछा, बताओ क्या मैं आज ये सूट पहन कर जाऊँ? महक हैरानी से अहान को देखने लगी। उसने नहीं सोचा था कि काम छूटने के बाद उसे अहान की स्टाइलिस्ट होने का काम करना पड़ेगा। अहान ने आगे उसे कहा, मार्केट में मेरी बहुत रेपुटेशन है, इसलिए मेरे कपड़े हमेशा अच्छे होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे लुक्स को लेकर सवाल उठाए। महक हैरानी से उसे देख रही थी। इस वक्त अहान उससे कुछ ज़्यादा दूरी पर नहीं बैठा था। अहान ने एक बार फिर से उससे पूछा, अच्छा बताओ क्या मैं हैंडसम दिखता हूँ? महक ने कुछ सोचकर जवाब दिया, हाँ दिखते तो ठीक ही हो। ठीक ही हो से क्या मतलब है? क्या मैं हैंडसम नहीं दिखता? ये कहकर अहान ने अपने हाथ में पड़ी फाइल दूर रखी और महक की तरफ बढ़ने लगा। अहान को एक बार फिर से अपने इतना नज़दीक आते देख महक घबरा गई थी। अहान ने एक बार फिर महक के करीब जाकर उससे पूछा, बताओ महक, क्या मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ या फिर अच्छा नहीं लगता? महक की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। अहान को अपने इतना करीब आकर अब वो भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो जैसे जैसे अहान के करीब जा रही थी वैसे वैसे उसकी मस्कुलर बॉडी से और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। भले ही महक पिछले कुछ दिनों से अहान के साथ ही सो रही थी, पर वो 7 साल वाले इस अहान के करीब होने से कहीं ना कहीं शर्मा रही थी। पर अहान की मस्कुलर बॉडी अब भी उतनी ही परफेक्ट थी जितनी पहले थी, बल्कि वो तो अब और भी ज़्यादा हैंडसम लगने लगा था। अहान भी ना जाने क्यों, पर जब भी महक को देखता था तो खुद को उसके करीब आने से नहीं रोक पाता था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। महक को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखकर अहान उसकी तरफ स्माइल करने लगा और फिर धीरे से बोला, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ? महक ने उसकी गहरी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ आप बिल्कुल परफेक्ट हैं और बहुत हैंडसम भी। तभी अहान ने रोमांटिक होते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम जो चाहे मेरे साथ कर सकती हो। उसकी ऐसी बात सुनने के बाद महक भी ज़्यादा देर तक खुद को उससे दूर नहीं रख पाई और उनके बीच किस शुरू हो गया। पर तभी महक का फ़ोन रिंग करने लगा। आवाज़ सुन वो होश में आई और अहान से दूर हट गई। फिर उसने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये मैं बोल रहा हूँ। महक समझ गई थी कि ये उसी डिज़ाइनर का कॉल था। तभी डिज़ाइनर ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे कहा, तुम वही मॉडल हो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई हो। ये कैसा रहेगा अगर मैं पर्सनली मिस्टर रायजादा से बात करूं कि वो तुमसे माफ़ी मांगे? फिर तो तुम वापस काम पर आ सकती हो ना। इज़ दैट ओके? उसकी बात सुनकर महक ने होश में आते हुए कहा, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? तभी महक को ध्यान आया कि वो एक बार फिर से अहान की बातों में आ गई थी। उसकी बात सुनकर उसने हैरानी से फिर कहा, इनके जैसा इंसान मुझसे माफ़ी मांगेगा? ये इम्पॉसिबल है। उसे एक बार फिर याद आया कि कैसे अहान की वजह से उसकी जॉब गई थी और उसे कितना कुछ सहना पड़ा था। तभी फ़ोन पर उस डिज़ाइनर ने कहा, तुम इस बात की फ़िक्र मत करो, ये सब मुझ पर छोड़ दो।
मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। मैं मिस्टर राजादा के पास जाऊँगा और उन्हें कहूँगा कि वो तुमसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे। अब ये कैसा रहेगा कि तुम वापस स्टूडियो चली जाओ। फ़ोन पर बात करते करते वो डिज़ाइनर आहान के ऑफिस के बाहर आ गया था। उसने गुस्से से गेट खोला, पर जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा तो वो हैरान रह गया। वो डिज़ाइनर ये देखकर हैरान रह गया था कि महक और आहान दोनों साथ में एक दूसरे की तरफ ब्लश कर रहे थे। तभी उसने कहा, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को पर्सनली भी जानते हो? आहान ने उस वक्त महक को उसकी पिक्चर्स क्लिक करने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि वो इस मामले में बहुत ही पॉजिटिव था। ये देखकर वो डिज़ाइनर अपने मन ही मन यही सोच रहा था कि क्या महक को पता है कि आहान राजादा की ऑलरेडी एक फियांसे है। डिज़ाइनर यही सब सोच रहा था कि तभी उसके कानों में आहान की आवाज़ आई, गेट आउट। आहान इस वक्त नहीं चाहता था कि कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। फिर उसने वहाँ रखे लैंडलाइन का बटन प्रेस करते हुए अपने एक स्टाफ से कहा, यहाँ मेरे कैबिन में कोई भी स्ट्रेंजर कैसे आ जा रहा है? ये सब तुम्हारी गलती है। कल से तुम काम पर मत आना। यू आर फायर्ड। उसकी बात सुनकर डिज़ाइनर ने हैरान होते हुए अपने मन ही मन कहा, क्या अब मैं एक स्ट्रेंजर बन गया? पर तभी वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और उसे वहाँ से उठा कर ले जाने लगे। ये देखकर डिज़ाइनर ने चिल्लाते हुए कहा, आहान यू आर टू मच। तुम सच में अब मुझे स्ट्रेंजर बोल रहे हो? क्या मैं एक ही झटके में अब तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर बन गया? वो बार बार लगातार यही कहे जा रहा था, पर आहान ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और सिक्योरिटी गार्ड्स उसे आहान के ऑफिस से बाहर ले गए। उसके जाने के बाद जब आहान ने महक की तरफ देखा तो महक वहाँ रखी एक बुक पढ़ने का नाटक करने लगी। वो अपने मन ही मन बस यही सोच रही थी, आहान सच में अब भी मेरे साथ बिल्कुल वैसी ही हरकत करते हैं जैसे पहले किया करते थे। कभी मुझे परेशान करने लगते हैं तो कभी इतना प्यार करने लगते हैं जिसकी कोई हद नहीं। पर चाहे जो हो, आहान अब भी उतने ही हैंडसम लगते हैं जितने 7 साल पहले लगते थे, और उनकी मस्कुलर बॉडी भी उतनी ही अट्रैक्टिव लगती है। उसे इस तरह खुद में ही खोया हुआ देखकर आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ऑफिस आवर्स कंप्लीट होने के बाद आहान ने महक से कहा कि वो दोनों साथ में शॉपिंग करने चलेंगे। उसकी बात मानकर महक भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। तभी आहान ने अचानक से उससे कहा, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे दिख रहे हैं। उसकी बात सुनकर महक भी अपने कपड़ों की तरफ देखने लगी और खुद से ही बोली, क्या मेरी ड्रेस सच में इतनी गंदी लग रही है? पर जब उसने खुद को देखा तो उसे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसने चिढ़कर गुस्सा होते हुए कहा, आपको मेरी ड्रेस इसलिए अच्छी नहीं लग रही क्योंकि हम दोनों के बीच गैप है, एज गैप। ये सुनकर आहान ने कहा, तो तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ? आहान और महक के बीच में सिर्फ 2 या 3 साल का ही गैप था। पर फिर उसने महक से सिर्फ इतना ही कहा, जाओ और जाकर अपनी ड्रेस चेंज करो। ये लो मेरा कार्ड और कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर पहन लो। तुम्हारे पास रेडी होने के लिए सिर्फ 30 मिनट्स हैं। उसकी बात सुनकर महक गुस्से से बोली, ठीक है, पर इस बात के लिए फिर आप मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने आपका कार्ड बहुत यूज़ कर लिया। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गई। पर अभी भी वो खुद से यही बड़बड़ाए जा रही थी, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी प्यारी सी ड्रेस को गंदी कहने की? आज मैं उनके सारे पैसे उड़ा दूंगी, तब जाकर उन्हें पता चलेगा कि महक क्या चीज़ है। हालांकि ये सब महक बस गुस्से में ही कह रही थी। ऑफिस के पास ही एक मॉल था। महक वहाँ पहुँची और एक वुमेंस वेयर स्टोर में एंटर हो गई। ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा था। वहाँ जाने के बाद महक को एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई, पर जब उसने उसकी प्राइस देखी तो वो हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये ड्रेस इतनी ज़्यादा महंगी होगी। उसे इतना हैरानी में देखकर शॉप की एक फीमेल असिस्टेंट ने उसकी इंसल्ट करते हुए कहा, अगर तुम ये ड्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती हो तो किसी दूसरी शॉप में चली जाओ और इस ड्रेस को टच मत करो। उसने महक से वो ड्रेस छीन ली और दूसरी साइड लगाते हुए बोली, अगर तुम्हारे छूने की वजह से ये ड्रेस डैमेज हो गई तो क्या तुम इसे अफोर्ड कर पाओगी? पता नहीं कैसे कैसे लोग चले आते हैं, पैसे होते नहीं पर फिर भी इतनी महंगी ड्रेस लेनी है। वैसे तो उसने ये सब धीरे ही कहा था, पर महक को सब सुन गया था। उसकी बात सुनकर शॉप की बाकी सेल गर्ल्स भी महक को अजीब तरह से देखने लगी। महक की सिंपल सी ड्रेस को देखकर सभी को यही लग रहा था कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, वो गरीब घर से है और इस शॉप में बस वैसे ही आ गई है। वहीं उन सब को अपनी तरफ देखते हुए देखकर महक मन ही मन सोचने लगी कि हर जगह ऐसे लोग क्यों होते हैं जो उसकी अपीयरेंस को देखकर उसे जज करने लगते हैं। यही सोचकर वो उस शॉप से बाहर आने लगी, पर तभी आहान अपनी एक पॉकेट में हाथ डालकर अंदर की तरफ आया और महक की तरफ देखते हुए बोला, क्या इस स्टोर में एक ऐसी भी ड्रेस नहीं जो तुम्हें पसंद आई हो? उसे वहाँ देखकर वहाँ काम करने वाली सभी सेल गर्ल्स तो जैसे उसे देखती ही रह गई। एक ही झटके में सभी की अटेंशन अब आहान राजादा पर आ गई थी।
पर फिर अगले ही सेकंड ये सभी लड़कियां महक को हैरानी से देखने लगीं। उनमें वहाँ खड़ी वो सेल गर्ल भी थी जिसने महक को अभी अभी इंसल्ट की थी। अहान को देख उसके तेवर ही बदल गए। जैसे ही उसे समझ आया कि महक अहान के साथ है, उसने तुरंत महक के पास जाकर बहुत ही रिस्पेक्ट से उससे कहा, मैडम ये वही ड्रेस है जो आपने अभी अभी पिक की थी। मुझे लगता है कि ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो कहती हूँ आपको ये ड्रेस ट्राई करके देखनी चाहिए। तभी अहान ने महक की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हें ये ड्रेस अच्छी लग रही है तो खरीद लो। नहीं, मुझे ड्रेस इतनी अच्छी नहीं लगी। महक अब स्टोर में कुछ नहीं लेना चाहती थी, और स्पेशली तब जब उस सेल गर्ल ने पहले उसकी इंसल्ट की और अब अहान के सामने उसे इतना रिस्पेक्ट में बात कर रही थी। फिर वो वहाँ आसपास के क्लॉथिंग स्टोर्स में ड्रेस ट्राई करने लगी। उसे एक स्टोर पर ऐसी ड्रेस मिल गई जो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। उसने तुरंत वो ड्रेस ली और चेंज करके आ गई। फिर वो मिरर के सामने आकर अहान से बोली, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? महक ने एक वाइट लॉन्ग फ्रॉक सेलेक्ट की थी। उसके छोटे बालों के साथ वो उसमें बिल्कुल किसी प्रिंसेस जैसी लग रही थी। महक इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी, इतनी क्यूट कि अहान की तो उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। उसे इस तरह उसके पैसे बचाते देखकर अहान ने उससे कहा, हाँ तुम लग तो बहुत क्यूट रही हो, पर अगर तुम इसी तरह मेरे पैसे बचाना चाहती हो तो फिर मेरी वाइफ बन जाओ। ये सुनकर एक बार तो महक हैरान हो गई, पर अगले ही सेकंड अहान हंसने लगा और महक समझ गई कि वो बस उसके साथ मजाक कर रहा है। महक चाहती तो उस स्टोर से वो महंगी ड्रेस ले सकती थी, क्योंकि उसके पैसे तो लग ही नहीं रहे थे, पर उसने ऐसा नहीं किया। वहीं अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो वो तो स्टोर की सबसे महंगी ड्रेस खरीदती, और सिर्फ एक ही ड्रेस नहीं बल्कि ना जाने कितनी ही ड्रेसेस खरीद लेती। पर महक इन सब में एक्सेप्शन थी। अहान को महक की ये बात सच में थोड़ी अलग लग रही थी। तभी अहान ने उसे छेड़ते हुए कहा, मिसेज रायजादा ऐसा कौन करता है? उसकी बात सुनकर महक ने भी उसकी बात को मजाक में लेते हुए कहा, क्या मिस्टर अहान आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं? महक को अहान से अपने लिए मिसेज रायजादा सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, पर वो उसे सीरियसली नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि अहान की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है और अब वो रागनी के साथ है। अहान ने फिर कहा, वैसे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। उसे लगता था कि अगर वो ऑलरेडी उन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों का बाप बन गया है तो उसके अकॉर्डिंग उसे महक से शादी करनी चाहिए। पर महक को अभी भी यही लग रहा था कि अहान मजाक कर रहा है, इसलिए उसने अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए बात को जाने दिया। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आ गए और कार में बैठकर वापस जाने लगे। पर तभी महक ने अहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या हम घर नहीं चल रहे? तभी उनकी कार एक 5 स्टार होटल के सामने जाकर रुकी। ये देख महक को हैरान हो गई। उसने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? कुछ देर में जान जाओगी। इतना कहकर अहान ने अपना कोट ठीक किया और कार से उतरकर बार के अंदर जाने लगा। महक भी उसके पीछे पीछे आई, पर तभी सामने देख वो हैरान रह गई। उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उस डायरेक्टर से एक बार फिर मिलेगी। महक ने जैसे ही उसे देखा उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो तुरंत वहाँ से मुड़कर जाने लगी। पर तभी अहान ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब पीछे खींच लिया और कहा, डोंट वरी, मैं यहीं हूँ। अपनी टेबल के पास आकर उसने महक के लिए चेयर खींची और उसके बैठने के बाद वो खुद भी वहाँ बैठ गया। महक वहाँ बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। वो उस आदमी को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। डायरेक्टर उनके साथ ही बैठा था जो महक से सहन नहीं हो रहा था। कुछ ही देर में उनका खाना सर्व हुआ, पर महक कुछ नहीं खा रही थी। उसके गले से पानी तक नहीं उतर रहा था, तो खाना तो दूर की बात थी। तभी अहान ने महक की तरफ देखते हुए कहा, रुको मैं तुम्हारे लिए सूप डाल देता हूँ। इतना कहकर वो उसके लिए एक बाउल में सूप डालने लगा। उसने उसमें कुछ ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए और फिर खुद ही उसे सूप पिलाने लगा। वो महक का कुछ ज़्यादा ही ध्यान रख रहा था। ये देख डायरेक्टर और महक दोनों हैरान थे, पर महक का इस पर ध्यान नहीं गया था, क्योंकि इस वक्त कुछ और ही सोच रही थी। वहीं अहान को भी इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वहाँ उन दोनों के अलावा तीसरा इंसान भी बैठा हुआ है। वो डायरेक्टर को तो बस इग्नोर ही किए जा रहा था। वो एक बार फिर महक से बोला, थोड़ा सूप और लो। अगले ही सेकंड उसने अपना एक हाथ महक की चेयर पर पीछे की तरफ कर लिया। उसे देखकर उसके इंटेंशन साफ समझ आ रहे थे। तभी डायरेक्टर ने उससे कहा, सॉरी मिस्टर हान, लास्ट टाइम मैं शायद ये सब नहीं देख पाया था। मुझे आप दोनों के बारे में नहीं पता था, इसलिए आई होप आप उस बात के लिए मुझे माफ़ कर देंगे। डायरेक्टर को देखकर लग रहा था जैसे वो यहाँ अपनी गलती की माफ़ी मांगने आया था।
पर अहान के चेहरे पर अभी भी बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन थे। कुछ देर बाद उसने हल्की सी स्माइल करते हुए डायरेक्टर से कहा, तुमने जिस इंसान की इंसल्ट की है वो मैं नहीं हूँ। तुम्हें इस वक्त मुझसे नहीं बल्कि महक से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या डायरेक्टर महक से माफ़ी मांगेगा? डायरेक्टर उसे माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी मिस महक, आई एम रियली वेरी सॉरी। शायद मैं आपको ठीक से पहचान नहीं पाया। आई होप पिछली बार मेरी हरकत के लिए आप मुझे माफ़ कर देंगी। उसे सॉरी सुन महक को और गुस्सा आया। वहाँ वाइन से भरे ग्लासेस पड़े थे। महक ने उनमें से एक गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरी वाइन का गिलास पी गई। वो मन ही मन यही सोच रही थी, कुछ गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं होती, मगर उस दिन अहान वहाँ नहीं आए होते तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। अहान भी यहाँ डायरेक्टर से उसकी अपोलोजाइज सुनने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसका यहाँ आने का कोई और ही कारण था। पर आखिर यहाँ आकर अहान करना क्या चाहता था? महक को अहान से ये उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आए थे और वो डायरेक्टर उनके साथ क्या कर रहा था। अगर अहान को उससे मिलना भी था तो उसे साथ क्यों लाया? वो सस्पिशियस नज़रों से उसे देखने लगी। अहान चाहता था कि महक डायरेक्टर की बेइज्जती करके उसे सजा दे, मगर तभी महक ने कहा, मुझे मेरा डायमंड ब्रेसलेट वापस कर दो। ये सुनकर डायरेक्टर हैरान हो गया, पर अगले ही पल उसने कहा, वो डायमंड ब्रेसलेट? आप उसकी बात कर रही हैं? जो ब्रेसलेट तो मुझे मिस रागनी ने डिनर पार्टी में दिया था। उन्होंने भी मुझसे उस ब्रेसलेट के बारे में पूछा था, पर टू बी ऑनेस्ट, अगर वो ब्रेसलेट अब मेरे पास होता तो मैं तुरंत वो इनको दे देता। अहान को ये बहुत ही अजीब लगा। क्या महक एक हीरे को लेकर इतनी पागल हुई जा रही थी? आखिर ऐसा क्या था उस हीरे में? ये सोचकर अहान को अब अजीब लगने लगा था। जब डायरेक्टर ने देखा कि कोई कुछ नहीं कह रहा है तो उसने आगे कहा, दरअसल मैंने वो ब्रेसलेट हर्षिता मेहरा को दे दिया। वो पिछली बार रागनी उस ब्रेसलेट को वापस लेने के लिए बहुत उछल रही थी और हर्षिता और रागनी की बहुत बड़ी दुश्मनी है, तो मैंने इसलिए रागनी को नीचा दिखाने के लिए उसे हर्षिता को दे दिया। ये सुनकर अहान बहुत गुस्से में आ गया। उसने महक का हाथ पकड़ते हुए कहा, जब इनके पास वो ब्रेसलेट है ही नहीं तो हमें यहाँ रुककर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अहान अपनी बात कहकर खड़ा हो गया था। उसने महक का हाथ पकड़ा और गुस्से से दरवाज़ा खोल वहाँ से जाने लगा, पर जाने से पहले उसने डायरेक्टर को एक वार्निंग दी, अगर तुम फिर से महक के साथ ऐसा कुछ किया या उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो तुम्हारे लिए इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जब तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम महक के सामने कभी मत आना, वरना तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। उसकी बात सुनकर डायरेक्टर ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अहान के जाते ही डायरेक्टर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। हर्षिता को मनाना इतना आसान नहीं था, पर वो उसके लिए अहान राजदाता से पंगा नहीं ले सकता था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और हर्षिता को कॉल करके उससे कहा, मुझे वो ब्रेसलेट वापस चाहिए। जब हर्षिता ने डायरेक्टर की पूरी स्टोरी सुनी तो वो स्माइल करने लगी। वो मन ही मन बोली, तो वो डायमंड ब्रेसलेट सच में इतना कीमती है कि अहान रायजादा दर बदर उसे लेने के लिए घूम रहा है। डायरेक्टर ने उसे बताया, वो ब्रेसलेट अहान की नई गर्लफ्रेंड महक को बहुत प्यारा है और अहान रायजादा इस मामले को लेकर बहुत सीरियस है। आज तक वो कभी रागनी के मामले में बीच में नहीं पड़ा, मगर इस लड़की के लिए बौखला रहा है। वो गुस्से में कुछ भी कर देगा, तो बेहतर यही होगा कि हम ब्रेसलेट उसे वापस कर दें। हर्षिता ने हंसते हुए कहा, अब जब अहान रायजादा ब्रेसलेट को हासिल करने के लिए इतना उतारू है तो उन्हें मेरे पास आने दो। देखती हूँ ये नई लड़की कौन है। आज तक जब रागनी त्रिपाठी मेरे आगे नहीं टिक पाई तो ये कल की आई लड़की की क्या मजाल। डायरेक्टर परेशान हो गया था। कहाँ वो इस सबके चक्कर में पड़कर अहान से पंगा ले बैठा था। वहीं हर्षिता इस बात से खुश थी कि आज अहान रायजादा पहली बार उसके पास आने वाला था। महक ने हैरानी से बाहर अहान को पूछा, अहान हर्षिता कौन है? हम उसे ब्रेसलेट कैसे वापस लेंगे? अहान ने जवाब दिया, हर्षिता के पिता अविनाश हमारे बिजनेस पार्टनर हैं। उसकी और मेरी फैमिली हमारी शादी करवाना चाहती थी, मगर मुझे वो पसंद नहीं है। बस तब से वो मेरे पीछे पड़ी है। ये वही लड़की थी जो काफ़ी वक्त से अहान के पीछे पड़ी हुई थी। उस दिन महक ने भी सुबह बीच रोड पर उस अहान के ज़बरदस्ती गले पड़ते देखा था। अहान ने महक को समझाते हुए कहा, देखो महक, मैं नहीं जानता कि उस ब्रेसलेट की तुम्हारी लाइफ में क्या कीमत है, मगर हमारी सोसाइटी में एक रेपुटेशन है और मैं अविनाश मेहरा से एक ब्रेसलेट के लिए ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, और हर्षिता से तो मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। तुम मेरे साथ ज्वेलर के पास चलो, मैं तुम्हें नया ब्रेसलेट दिलवा देता हूँ। महक ने बहुत ही निराशा से कहा,
अहान, ये बात सिर्फ एक ब्रेसलेट की नहीं है। आप क्यों नहीं समझते हैं? वो ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत कीमती है। वो ब्रेसलेट मेरे किसी अपने का है और मैं इस वजह से उसे इतनी शिद्दत से हासिल करना चाहती हूँ। प्लीज़ अहान। और जब अविनाश मेहरा इतने बड़े आदमी हैं तो उनके लिए वो डायमंड ब्रेसलेट क्या ही मायने रखेगा? अहान ने जवाब दिया, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अहान, आप नहीं समझ रहे हैं। क्या आपके मन में कोई इमोशंस हैं या नहीं? अरे तो इमोशंस के लिए अपने खानदान का नाम खराब कर दूंगा मैं। तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? मैं अविनाश मेहरा से वो ब्रेसलेट वापस नहीं ले सकता। तुम ज्वेलर के पास चलो और कोई दूसरा ब्रेसलेट ले लो। यह कहकर अहान महक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा, मगर महक अब तक बहुत भड़क चुकी थी। उसने उसका हाथ छुड़ाया और बोली, मैं अपना वो डायमंड ब्रेसलेट वापस लेकर ही रहूँगी। अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद जाऊँगी हर्षिता के घर उससे वो डायमंड ब्रेसलेट वापस लेने। अपनी बात कहकर महक वहाँ से निकल गई। अहान ने देखा कि महक को वाकई में वो ब्रेसलेट चाहिए था। उसे ध्यान था कि जब वो उसे पहली बार मिली थी तब नीलामी में भी उस हीरे को लेकर बौखला रही थी। जब अहान ने देखा था कि महक अब कोई मुसीबत में पड़ने वाली है, उसने ना चाहते हुए भी हर्षिता के डैड अविनाश को कॉल किया और यहाँ जो कुछ भी हुआ उस बारे में उन्हें सब बता दिया। सब सुनने के बाद अविनाश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके मिस्टर रायजादा, हर्षिता के घर आते ही मैं वो ब्रेसलेट वापस करने को कह दूंगा। हमारी मेहरा फैमिली के भी कुछ रूल्स हैं जिनके अगेंस्ट जाने की किसी की भी परमिशन नहीं है, चाहे फिर वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। अब क्योंकि वो ब्रेसलेट हमारा है ही नहीं तो हम उसे अपने पास वैसे भी नहीं रख सकते। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। कुछ ही देर में हर्षिता घर पहुंच चुकी थी। वो अपनी कार पार्क कर रही थी। तभी मिस्टर विनाश तुरंत बाहर आकर बोले, क्या तुमने किसी लड़की की कोई चीज़ ली है और अब तुम उसे वो लौटा नहीं रही हो? क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? फिर उन्होंने अपनी कड़क आवाज़ में आगे कहा, तुम्हें जल्द से जल्द वो ब्रेसलेट लौटा देना चाहिए। तुम इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर हर्षिता के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसे लगा था कि इस बार अहान उसके पास आएगा, मगर अहान ने तो उसके पापा को इन्वॉल्व करके कहानी ही बदल दी। क्या ये लड़की अहान के लिए इतनी मायने रखती है? आखिर है कौन ये महक? हर्षिता ने हल्के से अपना मुंह खोलते हुए कहा, डैड, वो ब्रेसलेट मुझे मेरे फ्रेंड ने दिया था। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तभी पास ही खड़ी हर्षिता की माँ कोमल ने गुस्सा करते हुए कहा, हर्षिता ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी मिस्टर अहान हर छोटी बात पर कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर देते हैं। वो अच्छे से जानते हैं कि हर्षिता उन्हें पसंद करती है, पर वो हमेशा ही उसे अवॉइड करते रहते हैं। क्या हर्षिता उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, जबकि ये तो जब देखो तब उन्हीं के बारे में बात करती रहती है। ये सब सुन अविनाश ने कहा, किसी की चीज़ लेना और किसी को लाइक करना ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं। तुम दोनों इन्हें मिक्स नहीं कर सकती। और मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है और मिस्टर अहान को पसंद भी करती है, पर ये चॉइस तो उनकी भी है ना कि वो किसे पसंद करेंगे। मिस्टर विनाश ये बात अच्छे से जानते थे कि ऐसे किसी भी इंसान को किसी से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तभी कोमल ने फिर कहा, हम उन्हें उनका ब्रेसलेट दे सकते हैं, पर आज नहीं, क्योंकि अगर हमने आज ही कि आज उन्हें वो ब्रेसलेट दे दिया तो ये मेरी बेटी के लिए बहुत ही एम्बारेसिंग होगा और मैं अपनी बेटी को ऐसे बेइज्जत होते नहीं देख सकती। वो कोई चोर नहीं है जो ये सब सुने। कोमल की बात सुनकर हर्षिता ने अपने दांत गुस्से से पीसते हुए कहा, आप सही कह रही हैं मॉम, हम आज के आज ही उन्हें ये ब्रेसलेट नहीं देने वाले और कल जो होगा कल का कल देखा जाएगा। अगर वो लड़की कल भी यहाँ अपना ब्रेसलेट लेने आई तो मैं उससे मिलने बाहर आऊँगी ही नहीं। फिर कैसे लेगी वो मुझसे अपना ब्रेसलेट? उसकी बात सुनकर मिस्टर अविनाश ने निराश होते हुए कहा, हर्षिता, अब मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा? अगर मिस्टर अहान तुम्हें लाइक नहीं करते तो तुम भी उनके पीछे ऐसे मत घूमो। ऐसा करके तुम खुद को ही बुद्धू बना रही हो। तुम्हें भी खुद पर कंट्रोल रखना होगा। और एक लड़का कभी भी उस लड़की को पसंद नहीं करता जो ज़बरदस्ती उसके गले पड़ना चाहती है। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम मिस्टर अहान को प्रोवोक मत करो। अपने डैड की बात सुनकर हर्षिता ने कहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ डैड, और अब मेरा किसी से भी बात करने का मन नहीं है। हर्षिता ऑलरेडी महक के बारे में सुनकर बहुत गुस्सा थी। ऊपर से घर आने के बाद उसके डैड भी उसे ही डांट रहे थे। इस बात से वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। वो अब किसी से भी मिलना या बात करना नहीं चाहती थी। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर मिस्टर अविनाश ने गुस्सा होते हुए कहा, कोई तो इस लड़की को समझाओ। मैं तुम्हें कह देता हूँ हर्षिता, अगर यहाँ कोई भी वो डायमंड ब्रेसलेट लेने आता है तो तुम उसे तुरंत वो ब्रेसलेट दे देना।
पर हर्षिता ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मैं वो ब्रेसलेट किसी को नहीं दूंगी। और फिर वो अपने रूम में चली गई। अभी वो सब एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि तभी महक वहाँ आ गई। महक ड्राइवर के साथ वहाँ गई थी। महक ने हर्षिता के मॉम डैड को देखते ही ग्रीट किया, हेलो अंकल, हेलो आंटी। महक ने बस इतना ही कहा था। वो बस शांति से अपना ब्रेसलेट लेकर यहाँ से चले जाना चाहती थी। उसके शांत एक्सप्रेशन को देखकर मिस्टर अविनाश ने उसे कहा, मिस महक, प्लीज़ आइए, आइए, बैठिए, ये चाय पी लीजिए। महक हैरान रह गई कि वो लोग उसे कैसे पहचानते हैं। तभी अविनाश ने कहा, वो मिस्टर आहान ने बताया मुझे कि आपका कीमती डायमंड हर्षिता के पास है। हम बस वो ब्रेसलेट आपको वापस लौटाने ही वाले थे। अच्छा हुआ आप आ गई। उसकी बात सुनकर महक ने कहा, अंकल थैंक यू, आप सच में बहुत स्वीट हैं। इतने में ही वह हर्षिता वहाँ आ गई। उसे वहाँ देखकर अविनाश ने फिर कहा, हर्षिता वो ब्रेसलेट कहाँ है? देखो मिस महक आई हैं अपना ब्रेसलेट लेने, उन्हें वापस दे दो। हर्षिता ने बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे नहीं पता। हर्षिता वो ब्रेसलेट महक को नहीं देना चाहती थी, बल्कि उसे तो महक पर इतना गुस्सा आ रहा था जैसे वो अभी उसे मार डालेगी। वो तो सोच रही थी कि आहान वहाँ आएगा, लेकिन ये महक क्यों चली आई थी? उसकी बात सुनकर मिस्टर अविनाश ने कहा, हर्षिता तुम अब बेमतलब की प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। महक ऑलरेडी यहाँ आ चुकी है। आहान के बारे में सोचकर ही वो ब्रेसलेट उन्हें वापस दे दो। अगर आहान को फिर से ये पता लगेगा कि तुम वो ब्रेसलेट नहीं दे रही हो तो मुझे डर है कि वो गुस्सा ना हो जाए, और तुम अच्छे से जानती हो कि उनका गुस्सा कितना खतरनाक है। पर डैड, मुझे सच में याद नहीं आ रहा कि मैंने वो ब्रेसलेट कहाँ रख दिया है। क्या आपको मुझ पर इतना भी यकीन नहीं है? फिर वो प्राउडली काउच पर बैठते हुए महक से बोली, महक तुम अपने आप पर इतना भी प्राउड फील मत करो। मैं जानती हूँ तुम ये देखकर बहुत खुश हो रही हो कि आहान ने मुझे छोड़कर तुम्हें चुना, पर तुम्हें मैं बता दूँ, आहान ऑलमोस्ट रागिनी से शादी करने के लिए मान गए थे, पर एंड में उन्होंने उसे खुद से दूर कर दिया। इसलिए ध्यान रहे, कहीं तुम्हारा भी लास्ट में यही हालत ना हो जाए। तभी वहाँ कोमल ने भी अपनी बेटी की साइड लेते हुए महक से कहा, मुझे भी तुम्हें कुछ कहना है। मुझे ये तो नहीं पता कि वो ब्रेसलेट कहाँ से आया है, पर अगर वो ब्रेसलेट किसी ने मेरी बेटी को दिया है तो उस पर अब हमारा हक हुआ। तो तुम ही बताओ कि हम तुम्हें वो ब्रेसलेट वापस क्यों दें? उसकी बात सुनकर मिस्टर अविनाश ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? हमें वो ब्रेसलेट मिस महक को लौटाना ही होगा। तभी महक ने कहा, आंटी ये मेरे दादाजी की आखिरी निशानी है और इस ब्रेसलेट पर उनका नाम भी लिखा है, इसलिए ये मेरा है। इससे मेरी यादें और इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब तो कोमल के पास भी कहने को कुछ नहीं बचा था। कोमल को चुप होते देख महक को एक उम्मीद मिली। जब कोमल ने सुना कि ब्रेसलेट महक के दादाजी का है तो उसने कहा, रुको मैं तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट दे देती हूँ। ये कहकर कोमल ने अंदर से महक को एक बॉक्स ला कर दिया और बोली, बेटा पहले ही कह देती कि ये तुम्हारे दादाजी का है। खैर लो रखो इसे। महक ने बॉक्स ले लिया, पर जाने से पहले वो एक बार बॉक्स को खोलकर चेक करना चाहती थी। उसने जैसे ही बॉक्स चेक किया, उसमें उसके बप्पा जी वाला डायमंड का ब्रेसलेट नहीं था, बल्कि कोई और ही ब्रेसलेट था। ये देखकर महक परेशान हो गई। उसने कोमल की तरफ देखते हुए कहा, सुनिए, शायद आपने मुझे गलती से कोई दूसरा बॉक्स दे दिया है, इसमें मेरा ब्रेसलेट नहीं है। महक को अच्छे से याद था कि उसके बप्पा जी ने उसे जो डायमंड दिया था वो ग्रीन कलर का था। उसकी बात सुनकर कोमल मन ही मन स्माइल करने लगी, पर फिर थोड़ा सीरियस लुक देते हुए वो बोली, क्या क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे ये बॉक्स अपनी बेटी के रूम से ही मिला है। अगर ये तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? उन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि वो ऐसे ही कोई भी ब्रेसलेट लेकर महक को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रही थी। तभी महक ने उनसे कहा, पर ये मेरा ब्रेसलेट नहीं है, और अगर वो इसमें नहीं है तो कहाँ है? इतना कहकर महक परेशान नज़रों से हर्षिता की तरफ देखने लगी। हर्षिता भी अपनी मॉम की बातें तुरंत समझ गई और महक की तरफ एक्टिंग करते हुए बोली, क्या ये ब्रेसलेट तुम्हारा नहीं है? महक ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी रेप्यूटेड मेहरा फैमिली इस तरह बिहेव करेगी। पहले आप लोग किसी की चीज़ ले लेते हैं और फिर उसे वापस रिटर्न भी नहीं करते, और अगर रिटर्न करते भी हैं तो उसकी जगह दूसरी चीज़ दे देते हैं। फिर महक एक कोल्ड स्माइल देते हुए बोली, मिस हर्षिता, अगर आप मेरा ब्रेसलेट नहीं देंगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन है। अगर महक के पास इसके अलावा कोई और चॉइस होती तो वो भी कभी हर्षिता के अगेंस्ट नहीं जाती। तभी हर्षिता ने कहा, महक, मुझे तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। एक तो हमने तुम्हें
तुम्हारा ब्रेसलेट वापस किया और ऊपर से तुम हमें ही सुना रही हो। हर्षिता की बात सुनकर मिस्टर अविनाश ने कन्फ्यूजन में कहा। हर्षिता, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब किस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि उन्हें महक का वो ब्रेसलेट नहीं देखा था, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी सच बोल रही थी या महक। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि हर्षिता महक से बहुत ही गलत तरीके से बात कर रही थी, जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। मिस्टर अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उन्होंने महक की तरफ देखते हुए कहा, मिस महक, जब मुझे वो ब्रेसलेट मिल जाएगा तो मैं खुद उसे वापस तुम तक पहुंचा दूंगा। उसकी बात महक के पास उन्हें कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने उनकी बात का मान रखा और वहां से चली गई। घर जाते ही वो आहान से मिली, जिसका पहला सवाल महक के लिए यही था, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट मिला? वो महक की निराश शक्ल देखकर समझ गया था कि इस बार भी उसको निराशा ही हाथ लगी है। महक ने बहुत ही मायूसी से कहा, थक चुकी हूँ मैं। ये कहकर वो वहीं बिस्तर पर सो गई। उसने आहान से इसके आगे कोई बात नहीं की। वो उसे कुछ कहना चाहता था, मगर महक तो ऑलरेडी आधी नींद में थी। आहान कुछ सोचकर वहीं उसके बगल में लेट गया और उसने बहुत प्यार से महक को गले लगा लिया। वो जब भी महक के इतना करीब होता था तब उसे महक की खुशबू बहुत ही पसंद आती थी। महक को इस वक्त आहान का इतना नज़दीक आना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने नाराज होकर कहा, परेशान करना बंद कीजिए, मुझे नींद आ रही है। आहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे बहुत प्यार से कहा, क्या हुआ महक, क्या तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं मिला? महक ने इरिटेट होकर कहा, नहीं मिला ना, मिल जाता तो इतनी परेशान होती क्या मैं? खैर, मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ, कल जाकर पुलिस में रिपोर्ट करूँगी ना, तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। देखती हूँ फिर मुझे मेरा ब्रेसलेट कैसे नहीं मिलता। आहान इस बात से बहुत नाराज़ था कि मेहरा परिवार ने महक को उसका ब्रेसलेट नहीं लौटाया। उसने उसी वक्त अविनाश को फ़ोन किया। देर रात आहान का फ़ोन देखकर अविनाश बहुत घबरा गए थे। उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, आहान, महक का ब्रेसलेट हम लोग उसे दे चुके हैं। आहान को अविनाश की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने कहा, महक को ब्रेसलेट नहीं मिला है, अभी के अभी महक का ब्रेसलेट लो और मेरे घर आओ, वरना पुलिस केस के साथ साथ अपनी कंपनी के साथ मेरे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मैं उन्हें भी अभी के अभी कैंसिल कर दूंगा। महक भी बिस्तर पर वहीं आहान के बगल में लेटी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके ब्रेसलेट के लिए आहान को उससे भी ज़्यादा गुस्सा कैसे आ रहा है। अभी शाम तक तो उसका रवैया एकदम ही अलग थे। उसने कुछ सोचकर आहान से कहा, क्या आपको यकीन है कि वो मेरा ब्रेसलेट लेकर यहाँ आएंगे? उसे हर्षिता और उसके परिवार पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसे वो लोग थोड़े से अजीब ही लगे थे। तभी आहान ने कमरे से बाहर जाते हुए कहा, अगर उन्हें अपनी कंपनी बंद नहीं करवानी तो ज़रूर आएंगे। ये कहकर वो नीचे लिविंग रूम में चला गया। महक ने भी झट से अपने कपड़े बदले और लिविंग रूम में चली गई। आहान ने नीचे जाते ही शीला आंटी से कहा, महक के लिए कुछ बनाया? खाने का नाम सुनते ही महक को भूख लगने लगी। जैसे ही खाना बनकर आया वो फटाफट खाने लगी और बेसब्री से घड़ी की ओर देखते हुए सोचने लगी कि क्या मिस्टर मेहरा और हर्षिता उसका ब्रेसलेट लौटाएंगे या नहीं। वियान और व्योम इस वक्त आराम से सो रहे थे। महक बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ज़्यादा लोगों को उसके दोनों बच्चों के बारे में पता चले। मिस्टर आहान रायजादा। अविनाश मेहरा दरवाजे से ही आहान को पुकारते हुए अंदर आए। उनके साथ उनकी बेटी और पत्नी भी थी। अविनाश को इस बात का डर था कि कहीं आहान से दुश्मनी उनके परिवार की बर्बादी का कारण ना बन जाए। आहान ने सोफे पर बैठकर अविनाश की ओर देखते हुए कहा, मैंने फ़ोन पर आपसे साफ साफ कहा था, लेकिन फिर भी आपको मेरी बात समझ नहीं आई। आहान ने जब अविनाश मेहरा को फ़ोन करके कहा था कि उन्हें महक का ब्रेसलेट उसे देना होगा, तब उन्होंने हाँ कहा था, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट गए थे। इसका साफ मतलब यही था कि उन्होंने आहान रायजादा की सबसे करीबी को परेशान करने की कोशिश की थी। अविनाश मेहरा ने बहुत ही मासूमियती से कहा, मेरी पत्नी से गलती हो गई। दरअसल घर में इतनी सारी ज्वेलरी है कि उसने महक को गलती से गलत ब्रेसलेट दे दिया और हमें उनका ब्रेसलेट मिल भी नहीं रहा था। लेकिन उनके जाने के बाद हमने उनका ब्रेसलेट ढूंढा और आखिरकार हमें वो मिल गया। अविनाश को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो अभी आहान से कितना डरा हुआ है। तभी महक ने थोड़ी तसल्ली देते हुए कहा, अगर मिल गया है तो आप मुझे वो वापस दे दीजिए और बात यहीं ख़त्म कीजिए। थैंक यू बेटा। ये कहकर अविनाश ने हर्षिता का हाथ पकड़ा और उसे महक के सामने लाकर खड़ा कर दिया और फिर बोले, महक जी को उनका ब्रेसलेट वापस करो और उनसे माफ़ी मांगो। अगर हमारी गलती हो तो हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हर्षिता का बिल्कुल भी मन नहीं था महक को वो ब्रेसलेट देने का। उसने कहा, अगर कल ले लेती तो कोई तूफान आ जाता क्या? इतनी रात गए इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी?
ये कहते हुए उसने बहुत ही निराशा से अपने बैग से ब्रेसलेट निकाला। ब्रेसलेट को देखते ही महक पहचान गई कि उसमें लगा हुआ हीरा उसके पप्पा जी का है। उसने खुद को शांत किया और बोली, आप लोगों ने इसे लाने में इतनी देर कर दी, इसलिए हमें आपको इतनी रात गए परेशान करना पड़ा। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। महक, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ सहनी पड़ी, उसके लिए माफ़ करना। ये कहकर कोमल ने उसके हाथ से वो ब्रेसलेट छीन लिया। महक ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी, आप इसे मुझे दे दीजिए। कोमल ने महक को ताना मारा, लेकिन तुम इस तरह खान राजादा के घर में क्यों रह रही हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ? तुम इस तरह किसी पराए मर्द के घर में जाकर कैसे रह सकती हो? कोमल का ताना सुनकर महक को बहुत गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप मेरा ब्रेसलेट वापस कीजिए, यहाँ पर फालतू का ज्ञान मत दीजिए। कोमल धीरे धीरे चलकर महक के पास गई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर महक को ब्रेसलेट दिया, मगर इससे पहले कि वो महक के हाथ में पहुंच पाता, उसने जानबूझकर उसे गिरा दिया। ब्रेसलेट गिरते ही उसमें लगे हीरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो हीरा इतना नाजुक और इतना महंगा था कि ज़मीन पर गिरना सहन नहीं कर पाया। ये देखकर महक के तो होश ही उड़ गए। तभी कोमल ने उसे कहा, अरे बेटा, इतना महंगा ब्रेसलेट था, तुम्हें ध्यान से पकड़ना चाहिए था ना। देखो अब गिरा दिया ना, टूट गया ना। आपने इसे जानबूझकर तोड़ा है, आपको शर्म नहीं आती? महक पप्पा जी का हीरा टूटने से इतना गुस्सा हो गई थी कि उसने कोमल को गुस्से में धक्का दे दिया। अविनाश ने अपनी पत्नी को गिरने से संभाला तो उसने कहा, देखा आपने, देखा इस बदतमीज लड़की ने मुझे धक्का दे दिया। अरे ना तो इसे बड़ों का कोई लिहाज है और ना ही कोई संस्कार, कैसी घटिया लड़की है ये। महक की हरकत से हर्षिता को भी बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को संभालते हुए महक से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो गई हो तुम? तभी महक ने गुस्से में हर्षिता को एक चाटा मारा और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। पापा, माँ, ये लड़की पागल हो गई है, हर्षिता ने चिल्लाकर कहा और फिर अपनी माँ के साथ मिलकर महक को जोर से धक्का दिया। उस धक्के से महक अपने आप को संभाल नहीं पाई। वो नीचे गिरने ही वाली थी कि आहान ने उसे गिरने से बचा लिया और गुस्से में बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई, मेरे घर में खड़े होकर ये सब तमाशा कर रहे हो? अविनाश समझ चुके थे कि अब आहान के गुस्से से उसके परिवार को कोई नहीं बचा सकता। उसने सर झुकाकर कहा, आहान बेटा, कोमल के हाथ से गलती से ब्रेसलेट छूट गया, माफ़ करना। महक ने गुस्से से कहा, सिर्फ माफ़ी से मेरे पास मेरा पुश्तैनी हीरा तो वापस नहीं आ जाएगा ना। आप जानते भी हैं वो मेरे लिए कितना मायने रखता था। अगर आपके परिवार को वाकई में पछतावा है तो उन्हें सज़ा भुगतनी होगी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुम्हारे आगे झुक जाएंगे? तुम हो कौन हमें सज़ा देने वाली? कोमल ने गुस्से में कहा और आगे बोली, मैंने तो तुम्हें तुम्हारा ब्रेसलेट दे ही दिया था, तुम्हारी लापरवाही की वजह से वो ज़मीन पर गिरा, तुम उसे देखकर नहीं ले सकती थी? बात आगे बढ़ते देख अविनाश ने आहान से कहा, आहान, ये सब गलती से हुआ है, हम इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। हम महक जी को वैसा का वैसा ही ब्रेसलेट और हीरा लाकर दे देंगे। आहान ने महक की तरफ देखा तो महक ने कहा, अपने घुटने पर बैठो और हीरे का एक एक टुकड़ा उठाओ। महक का उन लोगों पर रहम खाने का कोई इरादा नहीं था, तो उसने आगे कहना जारी रखा, मैं तो आप लोगों से कितने प्यार से अपना पुश्तैनी हीरा वापस मांगने आई थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया और अब यहाँ आकर इसे जानबूझकर तोड़ दिया। और अब आप कह रहे हैं कि आप इसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। आपको सच में लगता है कि आप दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं? तो नहीं, आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। तभी हर्षिता ने रोते रोते कहा, महक, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि मेरी माँ कितनी बड़ी है तुमसे? तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ों को इस तरह इंसल्ट करते हुए? ये कहकर हर्षिता ने आहान को देखा और बोली, आहान, आप तो समझिए ना, मेरी माँ ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, उन्होंने ब्रेसलेट नहीं तोड़ा, वो तो महक के हाथ में दे रही थी। तभी हर्षिता ने महक को वार्निंग दी, तुम राजदा हाउस में खड़ी हो महक, यहाँ फैसले लेने और सज़ा देने का अधिकार सिर्फ आहान राजदा के पास है। खुद को इतना बड़ा मत समझो। तुम्हें क्या लगता है आज आहान तुम्हें पसंद कर रहा है तो ज़िंदगी भर पसंद करेगा? आहान के साथ रहने वाली कोई भी लड़की ज़्यादा लंबे समय तक खुश नहीं रह सकती। मेरा हाल ही देख लो, रागनी का हाल देख लो, तुम्हारा भी एक दिन यही हाल होने वाला है। महक ने शिकायती लहजे में आहान की तरफ देखा और बोली, सुन रहे हैं ना, आप ही के घर में खड़े होकर आप ही के कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाने की हिम्मत रखती है ये लड़की। तभी आहान ने महक का साथ देते हुए कहा, मेरे अलावा इस घर में अगर फैसला लेने का अधिकार किसी के पास है तो वो तुम हो महक। महक ने उम्मीद नहीं की थी कि आहान उसका इस तरह साथ देगा, लेकिन उसका साथ पाकर उसे खुशी बहुत थी। अब मेहरा परिवार को समझ आ रहा था कि उन्होंने किस लड़की से पंगा लिया है। मैं नहीं मानूंगी
कह दिया ना मैं नहीं मानूंगी तो नहीं मानूंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अचानक से कोमल इतनी तेज चिल्लाई कि उन्हें चक्कर आ गए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। माँ, माँ आप ठीक तो हैं? हर्षिता जोर जोर से चिल्लाने लगी और महक से बोली, महक ये क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ? अपने पप्पा जी के हीरे के बदले में आगे क्या करेगी महक? अहान अब उनका ये नाटक देख देख कर थक चुका था, इसलिए उसने हर्षिता और उसकी माँ कोमल को वहां से चले जाने को कहा। वहीं पप्पा जी का दिया हुआ डायमंड का ब्रेसलेट टूटने की वजह से महक बहुत उदास हो गई थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उस ब्रेसलेट के साथ महक के बहुत से इमोशंस जुड़े हुए थे। ये पप्पा जी की आखिरी निशानी थी जो उसने कोमल की वजह से खो दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो टूट गई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। पास खड़ा हान उसकी ये हालत देख रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो लड़की हर वक्त उससे लड़ती रहती है और नॉन स्टॉप बोलती रहती है, जो लड़की उसके सामने अपनी हर बात को इतनी मजबूती के साथ रखती है, वो लड़की आज इतना चुप थी और रो रही थी। उसे ऐसा टूटता हुआ देखकर अहान को भी बहुत बुरा लग रहा था। ये सब तमाशा हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। महक पूरी रात वहीं ज़मीन पर बैठी रोती रही और अहान उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो वहीं बैठा बैठा सो गया। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा महक अभी भी उस टूटे ब्रेसलेट को हाथ में लिए वहीं बैठी थी। अहान उसकी हालत देख इतना तो समझ गया था कि उस डायमंड के महक के लिए क्या मायने थे। उसने महक के करीब जाकर उसे चुप करवाते हुए कहा, महक चुप हो जाओ। देखो अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी और अगर वियान और व्योम ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अहान अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि तब तक यहाँ वियान और व्योम भी आ गए। उन दोनों ने जब देखा कि उसकी मम्मा थोड़ी परेशान लग रही है तो वियान ने महक के पास जाकर कहा, मम्मा आप रो क्यों रहे हो? किसी ने आपको डांटा क्या? आप मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर महक ने पहले अपने आंसू साफ किए और फिर हल्का सा स्माइल करते हुए बोली, नहीं बेटा सब ठीक है। इतना कहकर वो अपने रूम में जाने लगी। तभी अहान ने महक का हाथ पकड़ते हुए कहा, महक ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, बच्चों को भूख लगी होगी और तुम भी भूखी हो, आओ साथ में बैठकर खाते हैं। उसकी बात सुनकर महक ने अहान की तरफ देखते हुए कहा, अहान अभी मेरा मन नहीं है, आप खा लीजिए और प्लीज़ बच्चों को भी खिला देना। अहान अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया। महक जिद मत करो और जल्दी से बैठकर खाना खाओ। इतना कहकर वो ज़बरदस्ती महक का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाने लगा। वियान और व्योम भी महक का दूसरा हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगे। डाइनिंग टेबल पर आने के बाद भी महक अभी भी उदास ही बैठी हुई थी और किसी से ज़्यादा कुछ नहीं कह रही थी। उसने अपनी प्लेट में खाना पहले ही बहुत थोड़ा सा डलवाया था, पर वो उसे भी हाथ तक नहीं लगा रही थी। अहान वियान और व्योम के कहने पर उसने थोड़ा सा खाना खाया और फिर बिना किसी से ज़्यादा कुछ कहे अपने रूम में चली गई। उसे रह रह कर अपने पप्पा जी की ही याद आई जा रही थी। उसे वो 7 साल पहले वाला हादसा याद आ रहा था जब उसने इसी डायमंड की तरह उसकी ज़िंदगी बिखर गई थी। वहीं जब वियान और व्योम ने महक को इतना उदास और चुपचाप देखा तो उन्होंने भी ठीक से खाना नहीं खाया और उदास होकर अपने रूम में चले गए। पूरा दिन महक ने खुद को रूम में ही बंद रखा। वियान और व्योम ने उसका मूड ठीक करने के लिए कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि वो खुद भी उदास हो गए। वियान व्योम और महक को इतना उदास और परेशान देखकर अहान को भी बहुत बुरा लग रहा था। वो मन ही मन कुछ सोचने लगा। अगले दिन जब महक जगी तो पानी लेने के लिए किचन में गई। इतना रोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखने लगे थे। उसका चेहरा भी मुरझाया हुआ सा दिख रहा था। ये देख घर की नौकरानी ने उसे दही और बेसन का लेप लगाने को कहा, पर महक का ऐसा कुछ भी करने का मन नहीं था तो उसने मना कर दिया। पर जब नौकरानी ने उसे कहा कि उसे वियान और व्योम के बारे में सोचना चाहिए, अगर वो इतना परेशान रहेगी तो उसे देखकर उसके बच्चे भी परेशान हो जाएंगे। उसने उसे भी बताया कि कल पूरा दिन वियान और व्योम ने ठीक से नहीं खाया था। उनके बारे में सोचकर महक मान गई। उसने अपना मुंह ठीक किया और वो लेप लगाने लगी। लेप लगा वो वियान और व्योम से मिलने नीचे आ गई। अहान इस वक्त घर पर नहीं था। वियान और व्योम खुद से ही जाग गए थे, पर महक के नीचे आते ही वो चिल्लाने लगे, भूत भूत, हमारे घर में भूत है, मम्मा पापा। ये सुनकर महक के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोया और वियान और व्योम की तरफ देखते हुए बोली, अरे गधों, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी मम्मा। ये सुनकर वियान ने कहा, अच्छा ये आप हो, पर मम्मा आपने ये फेस पर क्या लगा लिया था? आपको पता है हम आपको ऐसे देखकर कितना डर गए थे। वो तो अच्छा है आपको ऐसे पापा ने नहीं देखा, वरना उनकी तो न जाने क्या ही हालत होती।
पर तभी अचानक से व्योम ने वियान को हक करते हुए कहा, भाई मुझे पापा की याद आ रही है। ये सुनकर महक ने कहा, वो अभी तक वापस नहीं आए? उसने घर के नौकरों से पूछा पर किसी को कुछ नहीं पता था। उनसे उसे बस उतना ही पता चला कि कल शाम के बाद से ही आहान घर वापस नहीं आया था। महक इस बात से गुस्सा हो गई कि आहान ने उसे इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया। तभी वियान ने कहा, मम्मा एटलीस्ट आपको अब तो पापा की वैल्यू समझनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सी लड़कियां उनके पीछे पड़ी हुई हैं। आपको जल्दी से उन्हें ढूंढना चाहिए, वो कहाँ है? ये सुनकर व्योम ने क्यूरियस होते हुए कहा, क्या पापा को कोई बैड वुमन अपने साथ ले गई है? इतना कहकर व्योम चिल्लाकर नौटंकी करते हुए कहने लगा, मम्मा आप जल्द से जल्द हमारे पापा को उन बैड वुमन से बचा कर ले आयो। हमें हमारे पापा चाहिए मम्मा। ये सुनकर महक को समझ नहीं आ रहा था कि वो उन बच्चों से क्या कहे। हालांकि उसे यकीन था कि आहान कभी भी दूसरी लड़कियों को अपने करीब नहीं आने देता है। ये बात अलग है कि लड़कियां ही उनके हैंडसम लुक पर फ्लैट हो जाती हैं और उन्हें फॉलो करने लगती हैं। तभी महक ने कहा, पर मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हारे डैडी अब कहाँ हैं? वो कौन सा मुझे कुछ भी बताकर ही कहीं जाते हैं? उसने इतना कहा ही था कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, रिगाल होटल 888। जैसे ही महक ने ये मैसेज देखा, उसके मन में तुरंत ख्याल आया कि कहीं ये मैसेज उसे किसी लड़की ने तो नहीं भेजा। वो यही सब सोच रही थी कि तभी वियान और व्योम भी दोनों उसके पास आकर वो मैसेज देखने लगे। फिर उन दोनों बच्चों ने महक की तरफ बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए कहा, मम्मा हमें कुछ नहीं पता, आप जल्द से जल्द हमारे पापा को यहाँ ले आओ। हम नहीं चाहते कि कोई भी बैड वुमन हमारे पापा को हमसे छीन कर ले जाए। इतना कहकर उन दोनों ने महक को घर से बाहर भेज दिया। महक खुद से ही बड़बड़ाए जा रही थी, आहान पिछले 7 सालों में कहीं चेंज तो नहीं हो गए। पहले तो वो लड़कियों के करीब भी नहीं जाते थे, पर क्या वो अब भी वैसे ही हैं? यही सब सोचते हुए महक अपने फ़ोन पर मैसेज में आए उस एड्रेस पर पहुंच गई। ये एक बड़ा 5 स्टार होटल था। वो जल्द से जल्द उस नंबर को ढूंढने लगी जो उसके मैसेज में मेंशन था। कुछ देर बाद वो जैसे ही रूम नंबर 888 के बाहर पहुंची, उसने देखा कि रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। तभी महक ने उस थोड़ी सी जगह में से झांक कर देखा जहां एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के बहुत ही करीब खड़े थे। उन दोनों के बीच में बहुत ही थोड़ा सा गैप था। ये देखकर महक ने अपने मन ही मन कहा, कहीं ये आहान और रागिनी तो नहीं? ये सोचकर वो गुस्सा हो रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो दोनों इतना केयरलेस होंगे कि अपने रूम का दरवाज़ा तक बंद करना भूल जाएंगे। महक दोनों की बातें बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश कर रही थी, पर वो उनकी बात ठीक से सुन नहीं पा रही थी। आधी रात में ये दोनों सिर्फ एक दूसरे के करीब खड़े थे और कुछ भी नहीं कह रहे थे। तभी वहाँ रागिनी की आवाज़ आई, आहान तुम मुझसे कब शादी करोगे? ये सुनकर महक अपने मन ही मन बोली, क्या कहीं रागिनी आहान को उसे शादी करने के लिए फोर्स तो नहीं कर रही? महक मन ही मन चाहती थी कि आहान रागिनी से शादी ना करे और उसे तुरंत इस बात के लिए मना कर दे। वो नहीं चाहती थी कि रागिनी उसके बच्चों की सौतेली माँ बने। पर अब महक भी ये जानना चाहती थी कि आहान उसे क्या जवाब देगा। वो आहान का जवाब सुनने का ही वेट कर रही थी। तभी वहाँ एक वेटर आ गया। जब उसने महक को ऐसे रूम में छिप कर झाँकते हुए देखा तो उस पर गुस्सा करते हुए बोला, मैडम आप दरवाजे के बाहर से अंदर क्या देख रही हैं? जब महक ने देखा कि उसे वेटर ने देख लिया है तो उसने खुद से कहा, महक तू तो गई, कहीं तो पकड़ी ना जाए। इतना सोचकर वो जल्दी से अपना मुंह कवर करके वहाँ से भागने लगी। उसे भागते हुए देखकर वेटर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर महक ने उसे इतना ही कहा, मैं चोर नहीं हूँ, इसलिए मेरा पीछा करना की ज़रूरत नहीं है। वहीं जब रूम के अंदर आहान को महक की आवाज़ सुनाई दी तो कुछ सोचते हुए वो खुद से ही बोला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये महक की आवाज़ थी। वहीं महक भी समझ चुकी थी कि ज़रूर रागिनी ने जानबूझकर उसे वहाँ बुलाया होगा ताकि वो उसे दिखा सके कि वो और आहान एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दरअसल जब रागिनी को आहान पहली नज़र में ही पसंद आ गया था और जब उसे उसकी याददाश्त जाने के बारे में पता चला तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया और एक झूठी कहानी उसके सामने रख दी। उसने उसे कहा कि वो हमेशा से ही उससे प्यार करता है, क्योंकि आहान को अपने पिछले 7 सालों के पहले का कुछ याद नहीं था, इसलिए उसने भी रागिनी की बातों पर यकीन कर लिया। पर 7 साल बाद भी वो कभी भी दिल से रागिनी को एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। पर रागिनी तो आज भी कैसे भी करके आहान को पाना चाहती थी और उसकी वाइफ बनना चाहती थी। पर यह बात अब उसे भी पता थी कि आहान को पता चल गया है कि उसके 2 बच्चे हैं और उनकी माँ महक है, इसलिए आहान इस वक्त उससे बहुत गुस्सा था। उसने रागिनी का गला पकड़ते हुए कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मैं पहले तुम्हें प्यार करता था? और तुमने जानबूझकर महक को यहाँ बुलाया है ना,
ताकि हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। आहान उसे छोड़ जाने लगा कि तभी रागिनी पीछे से चिल्लाते हुए बोली, बट आई लव यू आहान, आई रियली लव यू। पर आहान ने उसकी तरफ पलट कर देखा तक नहीं और वहां से चला गया। ये देखकर रागिनी ने अपने मन में कहा, कहीं मैंने उस महक को यहाँ बुलाकर कोई गलती तो नहीं कर दी। अगले ही पल उसने किसी को कॉल किया। इस वक्त उसने अपना फ़ोन टाइट पकड़ रखा था। कॉल रिसीव होते ही उसने कहा, आहान को पता लग गया है कि मैंने उसे झूठ कहा था। मैं अब आगे क्या करूं? मुझे हर हाल में आहान चाहिए। तभी फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आई, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। रागिनी आहान की वाइफ बनने के लिए अब किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने सामने वाले इंसान की बात सुनकर फ़ोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ महक जल्दबाजी में निकलते वक्त किसी से टकरा गई और अपने माथे को मसलते हुए बोली, आह सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। पर तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर गई और वो कोई और नहीं बल्कि अभिनव था, द फेमस बॉलीवुड स्टार अभिनव कपूर। जल्दबाजी की वजह से ही सही, पर उसे अपने क्रश से मिलने का मौका मिल गया था। महक को मूवीज़ देखना बहुत पसंद था और वहीं से अभिनव भी उसका फेवरेट हीरो बन गया था। अपने क्रश अभिनव को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हाय, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दे सकते हैं? उसकी बात सुनकर अभिनव ने स्माइल करते हुए कहा, ओह अच्छा, तो आप मेरी बहुत बड़ी फ़ैन हैं, पर मानना पड़ेगा आपको, आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। इतना कहकर वो हंसने लगा। रियल लाइफ में अभिनव टीवी की बड़ी स्क्रीन से भी बहुत ज़्यादा क्यूट और हैंडसम लग रहा था। उसने उससे हाथ मिलाया और साथ में एक दो फोटोज़ भी लिए। अभिनव ने महक को अपना ऑटोग्राफ भी दिया। महक अपने क्रश से मिलकर जैसे आहान के लिए अपना गुस्सा भूल ही गई थी। तभी पीछे से आवाज़ आई, महक। आवाज़ सुनकर महक ने पीछे मुड़कर देखा और अपने मन में बोली, ये यहाँ भी आ गए। तभी अभिनव ने आहान की तरफ देखते हुए कहा, आहान। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह उसे जानता था, बल्कि उनके बीच खास रिश्ता था। महक देख पा रही थी कि उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार दिख रहा था। हमेशा ओवर थिंकिंग करने वाली महक ये सब देख अपने मन ही मन बस यही सोच रही थी, कहीं आहान को लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं आने लग गया। देखो तो कितने प्यार से अभिनव को देख रहे हैं। इतना प्यार से तो शायद इन्होंने मुझे भी पहले कभी नहीं देखा होगा। महक को ऐसे खोया हुआ देखकर आहान ने उससे कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? आहान की बात सुनकर महक ने एक बार फिर खुद से ही कहा, कहीं ये समझ तो नहीं गए कि मैं इनके बारे में क्या सोच रही हूँ। पर उन्होंने माइंड रीडिंग करना कहाँ से सीखा? अगर उन्हें मेरे मन की बात पता लग गई तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। डैम इट।